चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल आपका निपा वायरस को लेके है। तो देखिए, वैसे तो ये जूनोटिक है नेचर में, यानी कि एनिमल से होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, पर इसके अंदर पोटेंशियल रहता है कि अगर कोई पेशेंट निपा वायरस से इन्फेक्टेड था, उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो चांसेस रहते हैं कि स्प्रेड कर जाए। तो निपा वायरस के केसेस अभी आए अगेन वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, और जितने भी ट्रेवलिंग हुई है विद इन एशिया, एशिया में भी स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस करा, वहां पे ही इसका ओरिजिन हुआ था मलेशिया के अंदर। तो स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाती है एयरपोर्ट्स में, क्यों? डेंजरस है, और ऊपर से वैक्सीन वगैरह की अवेलेबिलिटी ना हो तो और ज्यादा कंसर्न बन जाता है। तो निपा वायरस और लोगों में तो नहीं था, इसलिए स्क्रीनिंग एक्टिव कर दी गई एयरपोर्ट्स पे। और प्लस पहले 2 लोगों का केस आया था, अभी एक का तो आया था कल ही अपडेट कि ठीक है, अभी के लिए मतलब सिचुएशन में सुधार है। तो जब वो 2 केसेस सामने आते हैं तो उसके बाद जिन जिन लोगों से वो मिले थे उनके साथ भी स्क्रीनिंग करनी पड़ी। खैर वो नेगेटिव आया था, बट स्टिल इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीनिंग। अब देखो, स्क्रीनिंग इतने सारे लोगों की क्यों करनी पड़ी, और जब वो वापस आए तो कम से कम 150 लोगों के साथ कांटेक्ट में आए थे, तो वो 150 के 150 लोगों की स्क्रीनिंग करी गई। क्यों? क्योंकि देखो, मेडिकेशन नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 इकोनॉमिक बर्डन आएगा, अगेन गवर्नमेंट की तरफ ही देखेंगे जो जनता होगी कि लेके आइए अब कुछ। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है, फर्स्ट स्टेप रहता है कि डायग्नोसिस कर लो कि कहीं ये कोई केस आ तो नहीं रहा। तो ये जो निपाह वायरस है, ये वैसे तो आपको एनिमल्स के अंदर मिलेगा, और इसका भी जो नेचुरल रिजर्वायर है वो कौन आता है? बैट्स। और बैट्स में भी फ्रूट बैट वाली कैटेगरी आती है। तो ये वाला जो टेबल है, इसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान से करना। नंबर 1 लिखा है कि ये जूनोटिक डिजीज में काउंट होती है। जूनोटिक, जू का मतलब यहाँ पे एनिमल से होता है, ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से स्प्रेड करती है? एनिमल्स के थ्रू, मतलब वहां पे एनिमल चाहिए ही चाहिए। पर याद रखना, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन पोटेंशियल भी है, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, सिचुएशन ज्यादा वर्सन कर चुकी है, उस केस में भी ये फैल सकता है। अब इसके जो आउटब्रेक्स है, 1998 में पहला केस मलेशिया में आया। मलेशिया में जब ओरिजिन हुआ, पता लगा कि बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो होती है, वो इसका नेचुरल रिजर्वायर है। उसके बाद जब ये बैट्स पिग्स के साथ कांटेक्ट में आएगी, डॉग्स के साथ कांटेक्ट में आएगी, फॉक्सेस के साथ कांटेक्ट में आएगी, तो जो वायरस है वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं अफेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, पिग्स, एक इंडस्ट्री तो पिग्स की अलग से चलती है, जैसे ये पिग्स अफेक्टेड थे, ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे तो वायरस किसको भी जा सकता है? ह्यूमन को। या दूसरा जो ऑल्टरनेटिव मेथड रहता है इस इन्फेक्शन के रूट का, ये मान लो ये बैट है, बैट ने कोई फ्रूट खाया था रात को, नॉक्टर्नल होती है ना, पक्की बात, नॉक्टर्नल होती है नेचर में। नॉक्टर्नल मतलब जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। मॉर्निंग वालों को क्या बोलते हैं? नहीं, मॉर्निंग या फिर एक्सट्रीम डॉन, क्रेपस्कुलर। और अगर डे टाइम आएगा तो फिर डायurnal, तो डायurnal आ जाएगा। अब मान लो बैट ने कोई फ्रूट पे फीड किया था, फीड करते करते इसका सलाइवा फ्रूट के अंदर गया। अब कल को ये आम नीचे गिरता है और इस इंसान ने देखा कि ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, उठाया और खा लिया, तो इसके अंदर भी वायरस का कनेक्शन आ चुका था, ह्यूमन के अंदर जा सकता है। तो ये रूट भी रहता है। प्लस ये अब अफेक्टेड ह्यूमन है, अगर ये किसी के कांटेक्ट में जाता है तो निपा वायरस के चांसेस रहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाए। सिर्फ पोटेंशियल है, जरूरी नहीं है कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई और आया तो केस सामने आएगा ही आएगा। जैसे मैंने बोला, 2 लोगों में केसेस पॉजिटिव आए, पर बाकी लोगों में जब स्क्रीनिंग करी गई तो केसेस नेगेटिव थे। पोटेंशियल रहता है जब सिचुएशन ज्यादा वर्सन कर जाती है। इसी के साथ 1998 में तो मलेशिया में पहला केस आया। याद रखना, इंडिया के वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी एरिया में पहली बार केसेस आए थे निपा वायरस के। उसके बाद बड़े सारे आउटब्रेक्स हुए हैं, केरला में भी आपने आउटब्रेक्स देखे। अभी दोबारा से जब केस आया तो कहां पे आया? अगेन वेस्ट बंगाल के अंदर। तो निपा वायरस एक ऐसा वायरस जो एनिमल से जाता है टुवर्ड ह्यूमन और अफेक्ट कर देता है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? तो सबसे पहले तो वही वायरस है, फीवर आएगा ही आएगा। और देखो, फीवर है, हेडेक है, इनको माइनर सिम्टम्स की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है ब्रेन के अंदर, मतलब ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम है उसे एनसिफेलॉन बोलते हो, इन्फ्लेमेशन के लिए आइटिस वर्ड लगा देते हो, एनसिफाइलाइटिस, वो वाली कंडीशन बहुत ज्यादा फेटल रहती है। और चांसेस रहते हैं कि 40 to 75% जो फेटेलिटी है वो हो सकती है, पर कब? जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा बॉडी का, ऑब्वियस सी बात है, मेनिंजेस में इन्फेक्शन फैल जाएगा तो कंफ्यूजन होगी, तो वो सारे सवेयर वाली केसेस में आप काउंट करते हो। अब केसेस कब कब आए निपा वायरस के? तो जो फर्स्ट केस था 1998 में मलेशिया में आता है, और उसके बाद फिलीपींस में भी आए, सिंगापुर में भी आए, मतलब पहले एक ही जगह पे एंडेमिक है,
दैट इज मलेशिया। फिर जो आसपास की कंट्रीज हैं वहां पे भी ये केस फैलना शुरू कर देता है, फिलीपींस, सिंगापुर। अब जैसे फिलीपींस की ही बात करें तो 2006 या 7 के आसपास इनका लास्ट केस आया था। उसके बाद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही हेल्थ केयर सेक्टर की, और उसके बाद कोई केस ऐसा सामने नहीं आता है। अब जो फ्रूट बैट्स हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो टैरोपोडिडे। तो टैरोपोडिडे, ये जो आपका यूपीएससी वाला पेपर रहता है उसमें कई बार फैमिली पे भी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टिक करना आना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। और ये जो फ्रूट बैट्स हैं यही नेचुरल होस्ट भी हैं इस बीमारी की, मतलब ये जो वायरस है इनको इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, बस इनकी बॉडी में रहता है। जो बैट्स होती हैं ये मैमल्स होती हैं या बर्ड्स होती हैं? मैमल्स, मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो मैमल की कैटेगरी में आती हैं। अब ये इन्फेक्शन किसी और एनिमल को कॉज करेंगे, फिर उस एनिमल से किसमें जाएगा? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जूनोटिक पोटेंशियल इस बीमारी का है। करंटली अगर देखें ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब वो जो सिम्टम्स आते हैं ना, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल एक रही, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है कि इसे कैसे रिड्यूस किया जाए, तो वही सारे रहती हैं इस केस में, निपा वायरस में। और बाकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी बन रही हैं, दवाइयां बन रही हैं, अंडर डेवलपमेंट है। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर चाहिए होती है जब केस सवेयर हो जाता है, ताकि सर्वाइवल किया जा सके उस इंसान का जिसको भी ये इन्फेक्शन होता है। अब ये जो निपाह वायरस है, याद रखना, मलेशिया याद रह जाएगा आपको, अब ये 1998 में आया था। एक बार ये सवाल पूछा था आपने, एक जीका वायरस के बारे में सुना होगा, अफ्रीकन ओरिजिन का वायरस था, वहां पे भी डीआरसी, ये सवाल आ गया था एक स्टेटमेंट में कि पहला ओरिजिन कहाँ पे मिला था। तो निपाह वायरस का याद रखेंगे आप, मलेशिया का है। 1999 में आउटब्रेक्स होनी शुरू होती हैं आसपास की कंट्रीज में भी, लाइक सिंगापुर। और ये देखो, सिक पिग्स के थ्रू ये केस सामने आए थे। अब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, चाइना में चले जाओ, वहां पे पिग्स वगैरह की कंजप्शन ठीक ठाक है, इंडिया में भी ठीक है, पर यहाँ पे तो डेली की डाइट होती है। तो जैसे ही सिक पिग्स का कनेक्शन आया था तो वहां से ये फैलना शुरू हुआ था। तो अगेन जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। और ये आउटब्रेक फिर आसपास की कंट्रीज में चलता गया। 2001 में आप देखेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश में भी केसेस आने शुरू हुए। अगेन वेस्ट बंगाल में पहला केस आया था, साइड में बांग्लादेश भी लोकेटेड है, तो यहाँ पे भी एंडेमिक हुआ। और उसके बाद इंडिया के अंदर आउटब्रेक्स आती जा रही हैं, और लेटेस्ट वन कब आई है? 2026 के अंदर, अभी जो रिसेंट वाली आई थी। और उसके बाद 2014 था, 6-7 बोला था मैंने पहले। तो फिलीपींस में लास्ट टाइम जो केस आया था वो 2014 में आया था। उसके बाद कोई केस निपाह वायरस का यहाँ पे नहीं देखा गया। ट्रांसमिशन रह जाएगा सभी को याद, वही चीजें लिखी हैं दोबारा से एक्सपांडेड फॉर्म में थोड़ी सी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसके केसेस आ चुके हैं। तो टैरोपोडिडे याद रखना, ये इसकी फैमिली है, दैट्स ऑल। बाकी सेम सी चीजें लिखी हैं, पिग्स, हॉर्सेस, एवरीथिंग यहाँ से भी जा सकता है। और इवन फ्रूट अगर कॉन्टामिनेटेड होगा तो उससे भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। और हेल्थ फैसिलिटीज अब कैसे प्रोवाइड करी जाती है? देखो, जितने भी वायरसेस होते हैं सेम ही कंडीशन बनती है, जहां पे भी ओवर क्राउडिंग होगी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहेंगे। क्यों? कॉन्टेक्ट ज्यादा रहेगा, ओवर क्राउडिंग है ना, जितनी पॉपुलेशन के लिए स्पेस नहीं है उतने सारे लोग वहां पे ऐड करके आपने रखे हुए हैं, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से अनहाइजीनिक कंडीशन डेवलप होती है, वायरस, बैक्टीरियल, सारे टाइप के इन्फेक्शन आपको उन रीजन्स में मिलेंगे। पुअरली वेंटिलेटेड हॉस्पिटल, अब देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी में, अभी कल परसों जैसे ही हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं आपके, वहां पे भी 50% तक की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी इसमें भी, पूरे अगेन ओवर क्राउडिंग ही एक तरह की, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो वहां पे भी चांसेस रहते हैं इन इन्फेक्शंस के फैलने के। कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, इवन जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी पीपीपी किट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं उनका यूज करते हैं, तभी उस पर्सन के सामने जाते हैं। अब ये जितने भी वायरस होते हैं इनको आइसोलेट जब किया जाता है, आइसोलेट, तो लैब्स के अंदर प्रॉपर ये पीपीई किट्स यूज करी जाती हैं। पोटेंशियल रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि निपाह वायरस स्टार्टिंग में मैंने बोला ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्शन है वो भी पॉसिबल है कि इसमें इन्फेक्शन को पास ऑन कर सकता है। अब डेंजरस क्यों बनते हैं वायरस? वो होते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब वायरस मेरी बॉडी में गया तब से लेके सिम्टम पहला कब आया, वो टाइम पीरियड, वो ट्रांजिशन वाला पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका एक तो 3 से 14 दिन का रहता है, चलो ये तो सवेयर नहीं उतना होगा शायद, पर जिन केसेस में 45 डेज का चला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, वहां पे ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन और 45 दिन, ये बढ़ा क्यों या घटा क्यों? एक तो अपनी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिम्टम पहले आने शुरू हो जाएंगे। देखो, इम्यूनिटी कम होने का भी फायदा हो जाता है कई बार, पर कई बार हो सकता है वायरस ही वीक था,
अगर वायरस वीक था तो उसको अपना इन्फेक्शन कॉज करने में टाइम लगेगा। तो 45 डेज वायरस और आपकी इम्यूनिटी दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अगर वायरस के अंदर ऐसी म्यूटेशन हुई थी जिसकी वजह से वो खुद ही वीक पड़ा हुआ है, वो भी सिचुएशन हो सकती है। नंबर 2, वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर वो वायरस गया हुआ है उसकी इम्यूनिटी ही कम है। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। देन कई बार सबसे डेंजरस वाली जो कंडीशन आती है कि जो वायरस है वो एसिम्प्टोमेटिक था नेचर में, मतलब जिस पेशेंट के अंदर वो वायरस गया कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं। वो जैसे आप HIV के बारे में पढ़ते हो, 10, 11, 12 साल का भी इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कि वायरस बॉडी में था पर इन्फेक्शन जो सिम्टम आने शुरू हुए वो 10-12 साल के बाद आ रहे हैं। तो इतना डेंजरस आपका वायरस हो सकता है। एंड आफ्टर दैट फीवर, ये सिम्टम तो कॉमनली आते ही आते हैं, पर जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ज्यादातर वायरस में इन्फ्लेमेशन जब ब्रेन के अंदर होती है तभी ये सिवियर कंडीशन बनाते हैं। 40 to 75% का फेर्टिलिटी रेट अपने में ही डेंजरस बात होती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और भी ऑर्गन्स फिर इन्फेक्ट होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बॉडी डिग्रेड करती है, आफ्टर दैट डेथ हो जाती है पर्सन की। लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिक, ये देख लो न्यूरोलॉजिक कंडीशन लिखा है तो ब्रेन आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट तो ब्रेन भी है, सारा कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर मेंटेन ब्रेन भी तो करवा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली 5 लोगों में से 1 लोगों के अंदर देखा गया है कि रिकवरी हो जाती है। तो फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई। डायग्नोसिस कैसे कैसे करी जाती है, तो आपने एक मेथड सुना होगा RT-PCR, बस ऐसे याद रख लेना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1 के 100 बना देना, ठीक है, जैसे एक बात के 100 बातें बता दी। तो वैसे ही PCR क्या करता है, आपने वायरस को आइसोलेट किया, जैसे ये निपाह वायरस है। अब निपाह वायरस के अंदर भी कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये जो RNA होता है इसे पहले आइसोलेट करा जाता है लेबोरेटरीज के अंदर, और जैसे इसे आइसोलेट किया उसके बाद डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमारे पास इसकी मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल हो ताकि वैक्सीन बनाई जा सके। ये डायग्नोस बॉडी के अंदर किया जा सके कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी शुरू हुई है या नहीं। तो उसके लिए RT-PCR लगाई जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक और टेस्ट होता है एलिजा भी जिसे बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे देखो ये याद नहीं आपने करने, इसके लिए फिर फर्दर किट्स कुछ होती हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के रेशियो के हिसाब से कोई डायरेक्शन बन जाती है। तो बस आपने मेथड ध्यान में रख लेने हैं कि ये वाले यूज करे जाते हैं। डिजीज को जब डायग्नोस किया जाता है तो पेशेंट का ये भी देखा जाता है कि ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं आई है, क्योंकि फिर उसमें चांसेस कम ही रहते हैं कि उसका सर्वाइवल हो पाएगा। तो अर्ली डायग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बायोहेजर्ड रिस्क रहते हैं, इसी वजह से PPE किट्स डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। और जो सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करी जाएगी वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। जो पीछे आपने प्रॉब्लम्स पड़ी जैसे ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सब सारी चीजें अवॉइड करी जाती हैं। देन WHO का क्या बोलना है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट अभी तक जारी है कि निपाह वायरस को लेके कोई ना कोई वैक्सीन या एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। सपोर्टिव केयर यूनिट्स तो लगाई गई हैं। प्रिवेंशन कैसे करा जा सकता है, तो जो प्रॉब्लम आपने पीछे पड़ी, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ना सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में, जिस विसिनिटी में आप रहते हो वहां पे भी, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। और इसी के साथ बैट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसे भी रिड्यूस करना है, कनेक्शन में ना आए, जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है फ्रूट्स वगैरह चेक करके खाए जाए। चलो ठीक है, वो दिख जाता है तो अलग बन जाती है सिचुएशन। और इसके बाद ये वाला एफर्ट WHO ने बोला है कि बैट्स को अवॉइड करें, कि अब कोई भी फ्रूट अवेलेबल है उसको खाए ना। अब कैसे रोका जा सकता है, तो कोटिंग्स लगा दी जाती हैं फ्रूट्स के अराउंड, उसमें कई बार फ्रूट टूट भी जाता है, लगी तो लगी, नहीं लगी तो गई। चलो ठीक है, पर फ्रूट बैट क्या खाएगी फिर, वो भी तो बोल रही है मेरे तो नाम में फ्रूट लिखा हुआ है, मैं तो खाऊंगी ही फ्रूट्स। एनीवेज, मतलब ह्यूमन में वो इन्फेक्शन ना आए, इस वजह से ये सजेशन दिया गया है WHO के थ्रू। देन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, पता चल चुका है आपको कि पिग्स के अंदर ये इन्फेक्शन आ गया है तो उनको पहले ही क्वारंटीन कर दीजिए। क्वारंटीन याद आया आपको शब्द, 2020 में बड़ा ज्यादा कि क्वारंटीन हो चुका है, मतलब उसको अलग कर दो, आइसोलेट कर दो। कंट्रोलिंग निपाह वायरस इन पिग्स, सबसे ज्यादा केसेस पिग्स में ही बोले, और इवन जब पहला केस भी आया, आउटब्रेक भी आई, वो भी पिग्स के थ्रू ही आई थी। क्या रीजन रहा, कंजप्शन बहुत ज्यादा है। अब हॉर्स में उतने केसेस आप नहीं सुनोगे, हॉर्स को थोड़ी खाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है पर खाते तो नहीं है ना, कंजप्शन की वजह से पिग्स के अंदर ज्यादा रेट रहता है। देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये भी पॉसिबल है, इसी वजह से आपने देखा जब भी किसी पर्सन को होता है तो आसपास के सारे लोगों की स्क्रीनिंग कंडक्ट करी जाती है। कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग, आपने देखा पीछे की हेल्थ केयर को लेके भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने इंडिया के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रहती है, फॉरेन कंट्रीज में भी रहती है। ऐसा थोड़ी है बाकी जगह पे बहुत ही हाईफाई है, डेवलप कंट्रीज में है, चाइना वगैरह आप जाओगे वहां पे भी सेम सिचुएशंस फेस करते हैं लोग। ओके, दैट्स ऑल निपाह वायरस को लेके। ये वाला क्वेश्चन लिखने की ट्राई करना कि जो निपाह वायरस है, शुरू में तो लिख दिया इन्होंने खुद ही कि एक जूनोटिक पैथोजन है और हाईली फेटल भी रहता है,
और इसके अंदर पोटेंशियल रहता है एपिडेमिक आउटब्रेक्स का। अब पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे तो निपाह वायरस की इंट्रोडक्शन दी है और मैंने एक वर्ड यूज करा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब था एक ही रीजन की बात हुई, पहला केस मलेशिया में आया, बट जैसे जैसे आसपास के एरियाज में फैला, जैसे सिंगापुर गया, देन आपके फिलीपींस में केस आया, तो ये बन गया एपिडेमिक। इवन जब इंडिया और आपके बांग्लादेश में केसेस आने शुरू हुए तब भी क्या बोलेंगे, एपिडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक जो आगे टर्म आती है वो पूरे पैन वर्ल्ड लेवल पे काउंट करी जाती है। उसके बाद डिस्कस द कॉजेस। नंबर 1 आपसे कॉज पूछे हैं, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो जो आपने शुरू में देखा कि बैट टू पिग्स, पिग्स टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, वो भी पॉसिबिलिटी, या फिर बैट टू फ्रूट, फ्रूट से ह्यूमन के अंदर, वो भी पॉसिबिलिटी। एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ निपाह वायरस। पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, तो जो आपने पीछे सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी वही लिखनी है। सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, सर्वेलियांस एंड मिटिगेशन। यहाँ पे जब भी ऐसी चीजें आए कि मेजर्स, तो मेजर्स में तो आपने वो मेडिकल सेक्टर से ही सोचना है। क्या था नंबर 1 स्टेप, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस, उसके बाद आप फ्रूट्स को कैप वगैरह करोगे, प्रिवेंशन कैसे करोगे। कनेक्शन बिटवीन जो अफेक्टेड एनिमल है, ह्यूमन है, उनको भी रोकना है, प्लस जिस पिग के अंदर केस आया, जिस एनिमल के अंदर केस आया, उसको पहले क्वारंटीन कर दो ताकि बाकी के एनिमल्स में वो इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि फर्टिलिटी रेट इज हाई। हाँ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो बैट से तब आएगा ना कुछ चीज तो कनेक्टेड होगी। अब तो देखो, उन्होंने तो बैट को खाया, वो सूप वगैरह जो भी बनाया उन्होंने, अब वो सूप के थ्रू आ सकता है, तो वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया बिटवीन बैट एंड ह्यूमन। पर जिसने नहीं खाए उसके इसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएटरी होना चाहिए जो बैट्स के थ्रू आएगा, क्योंकि ये नॉक्टर्नल होती है और ह्यूमन डायurnal है, डे टाइम पे एक्टिव रहते हैं, तो कनेक्टिविटी तो वैसे बहुत कम है। निपाह वायरस टर्न, एक वायरस के ऊपर सवाल बनता ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर ले।